उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओह जनाब, नाराज ना हो। दरअसल काफरिस्तानी किराया देने के बारे में बेहद कंजूस होते हैं, इसलिए मैं काफरिस्तानी मुसाफिरों को बिठाता नहीं। पाकिस्तानी तो बहुत खुले दिल के होते हैं। आइए तशरीफ रखिए, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा और साथ ही उसने बड़े मौतबाना अंदाज में कार का दरवाजा भी खोल दिया। टाइगर मुस्कुराता हुआ फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइवर घूमकर दूसरी तरफ आया और ड्राइवर सीट पर बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। आप स्याह हैं जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। हाँ यही समझ लो, टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। ओ जनाब, फिर तो भूकंप से बढ़कर आपको अच्छा गाइड ना मिलेगा। मैं आपको आटान के ऐसे ऐसे गोशों की सैर करा सकता हूँ कि आपको सियाहत का सही लुत्फ आ जाए। ड्राइवर ने खुशामिदाना अंदाज में दांत निकालते हुए कहा। मसलन कैसे गोशे? टाइगर ने इसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा। यही जनाब जिनकी तलाश आप जैसे भरपूर जवानों को हो सकती है। ड्राइवर भूकंप ने उसी तरह दांत निकालते हुए कहा। लेकिन मुझे तो यही इत्तला मिली थी कि रेड स्टार यहाँ का सबसे बड़ा अड्डा है, वहाँ हर चीज़ मिल सकती है। हत्ता कि वहाँ की रकासाएँ भी यही धंधा करती हैं। ख़ास तौर पर एक रकासा सागोरी की तो मैंने पाकिस्तान में बड़ी तारीफ सुनी है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर तो आप खासे बाखबर आदमी हैं। लेकिन जनाब, होटल में तो आम सी चीज़ें ही मिल सकती हैं। मैं जहां आपको ले जाऊंगा वहां खास माल मिलेगा, कतई स्पेशल। वैसे सागोरी है तो बड़ी खास चीज़, लेकिन आपको ये इत्तला गलत मिली है कि वो इस धंधे में मुलविस है। अगर होगी भी सही तो इंतहाई आला पैमाने पर, क्योंकि उसके ताल्लुकात यहाँ के बड़े बड़े अफसरों से हैं। भूकंप ने कहा। अच्छा, फिलहाल तो मैं आराम करूंगा। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं तुम लोगों को सबसे पहले तलाश करूंगा, ये मेरा वादा रहा। टाइगर ने कहा। ओ जनाब, तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। आप किसी टैक्सी ड्राइवर से मेरा नाम लेकर पैगाम दे दें, मुझ तक पैगाम पहुंच जाएगा। मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका नाम जनाब? भूकंप ने खुश होते हुए कहा। सुल्तान। टाइगर ने वो नाम बताया जिस नाम पर उसके कागजात थे। ठीक है जनाब, वैसे जनाब एक बात बता दूं कि सागोरी का ख्याल आप छोड़ दें। वो यहाँ के मशहूर गंडे ताजू की खास औरत है और ताजू को यहाँ ज़रे मौत के नाम से पुकारा जाता है। आटान पर उसकी दहशत है, इंतहाई जालिम है। आदमी को तोपों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उनको इतनी आसानी से मार देता है कि कोई चूंटी भी इतनी आसानी से ना मारी जा सकती हो। भूकंप ने टाइगर की मालूमात में इजाफा करने के गर्ज से कहा। तो क्या वो रेड स्टार में रहता है? टाइगर ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में एक नए ख्याल के तहत चमक उभर आ गई। वो रेड स्टार का मालिक है जनाब। इस जैसे कई होटल, जुए खाने और क्लब उसकी मलकियत हैं, वैसे उसका दफ्तर रेड क्लब में है। भूकंप ने कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक मंजिला खूबसूरत इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हुई। टाइगर ने एक बड़ा नोट निकालकर भूकंप की तरफ बढ़ा दिया। किराया काट कर बाकी मेरी तरफ से रख लो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कदमों में बड़ा हुआ अपना ब्रीफकेस उठाकर वो टैक्सी से बाहर आ गया। शुक्रिया सर, भूकंप ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ गया। होटल का हाल खासा वसी और सजा हुआ था। इसमें मौजूद अफराद भी आला तबके की दिख रहे थे। एक तरफ एक बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे एक खूबसूरत मकामी लड़की मौजूद थी। यस सर, टाइगर के करीब पहुंचते ही लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। एक कमरा 1 हफ्ते के लिए, टाइगर ने कहा और कोट की जेब से कागजात निकालकर उसने लड़की की तरफ बढ़ा दिए। लड़की ने कागजात चेक की और फिर वो एक रजिस्टर पर झुककर इसमें अंदराजात करने में मसरूफ हो गई। $1000 जनाब, 1 हफ्ते का किराया बनता है। नाश्ता होटल की तरफ से होगा। लड़की ने रजिस्टर घुमाकर टाइगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और टाइगर ने सर हिलाते हुए लड़की के हाथ से कलम लिया और मखसूस अंदाज में दस्तखत करके उसने कलम काउंटर पर रखा और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने $1000 के बड़े नोटों की गट्टी निकाली और उसमें से एक नोट खींचकर उसने बड़े बेनियाजाना अंदाज में काउंटर पर रख दिया, जैसे $1000 उसकी नजरों में कोई अहमियत ही ना रखता हो। शुक्रिया सर, लड़की ने कहा और फिर साइड पर खड़े एक शख्स को उसने इशारा किया। साहब को दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 40 पे पहुंचाओ। लड़की ने इस आदमी की तरफ चाबी बढ़ाते हुए कहा। आइए सर, इस आदमी ने जो रिपोर्टर था झुककर टाइगर का ब्रीफकेस उठाते हुए कहा। चाबी वो पहले ही ले चुका था। लिफ्ट के अंदर चंद लम्हों बाद ही टाइगर दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। कमरा खासा बड़ा था। टाइगर ने एक छोटा नोट पोर्टर को दिया और पोर्टर के चले जाने के बाद उसने सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस सर, दूसरी तरफ से फोन ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। रूम सर्विस से बात कराओ, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और एक लम्हे बाद ही एक आवाज़ सुनाई दी। रूम सर्विस प्लीज, बोलने वाली औरत थी।
कमरा नंबर 40 दूसरी मंजिल, ब्लैक कॉफी भिजवा दो, टाइगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक वेटर ट्रे में ब्लैक कॉफी की प्याली रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने टाइगर को सलाम किया और ब्लैक कॉफी बड़े मौतमाना अंदाज में उसके सामने मेज पर रख दी। यहाँ सुना है रक्स के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, किस वक्त होते हैं और रकासा कौन है? टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा, जनाब पूरे आटान में सबसे अच्छा प्रोग्राम हमारे होटल ही में होता है। रात 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, इसलिए जनाब आटान के मारूफ तरीन रकासा मैडम सागोरी सिर्फ यहाँ ही प्रोग्राम पेश करती हैं। वेटर ने खुशामिदाना लहजे में कहा, मैडम सागोरी, ओह नाम तो मैंने भी सुन रखा है, क्या वो यहीं होटल में रहती हैं? टाइगर ने जेब से एक छोटा नोट निकालकर वेटर के हाथ पर रखते हुए कहा, जी हाँ, इस मंजिल की कमरा नंबर 88 में एक आखिरी कमरा है। देखिए जनाब वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। वेटर ने कहा, मैंने इससे मिलकर क्या करना है, रक्सी देखना है वो रात को देख लूंगा। टाइगर ने बेनियाजाना अंदाज में कहा और साथ ही उसने हाथ उठाकर वेटर को जाने का इशारा कर दिया और वेटर सलाम करके वापस मुड़ गया। उसने ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दी और ब्लैक कॉफ़ी से उसकी सारी थकावट दूर हो जाया करती थी और वो पूरी तरह फ्रेश हो जाता था। अब भी यही हुआ, ब्लैक कॉफ़ी की एक प्याली ने उसे मुकम्मल तौर पर फ्रेश कर दिया। अभी 4 बजे थे, इसलिए उसे यकीन था कि इस वक्त सागोरी अपने कमरे में आराम कर रही होगी। उसने सोचा कि वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने काम का आगाज़ कर ही देना चाहिए। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और इसमें मौजूद एक खूबसूरत सा डब्बा निकालकर उसने जेब में रखा और फिर कमरे के दरवाजे से बाहर राहदारी में आ गया। दरवाजा बाहर से लॉक करके वो आखिरी कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा नंबर 88 वाकई बहुत बड़ा कमरा था और उसके आगे एक और लिफ्ट का दरवाजा था जिस पर प्राइवेट के अल्फाज लिखे हुए थे। टाइगर समझ गया कि सागोरी को लिफ्ट के जरिए नीचे आती जाती होगी। कमरे का दरवाजा बंद था। टाइगर ने इस पर आहिस्ता से दस्तक दी। कौन है? दूसरी तरफ से इंतहाई शीरी और मुतरन्नम नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मैडम मैं कर्नल हैदर का दोस्त हूँ, आप तक उनकी एक चीज पहुंचानी है। टाइगर ने कहा, ओ अच्छा। दूसरी तरफ से चौंकी हुई आवाज सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। टाइगर की आंखों के सामने जैसी बिजली सी चमक गई। सागोरी वाकई ही बेपनाह हसीन लड़की थी। इस वक्त उसके जिस्म पर इंतहाई मुख्तसर सा लिबास था। वो बड़े गौर से टाइगर को देख रही थी। ओहो आ जाओ, को मैं किसी से नहीं मिलती लेकिन तुमने कर्नल हैदर का नाम लिया है इसलिए आ जाओ, सागोरी ने कहा और एक तरफ हट गई। टाइगर सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो सागोरी ही ने दरवाजा बंद कर दिया। ये कमरा आम कमरों से कहीं ज्यादा वसी और इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। मैडम, कर्नल हैदर मरहूम ने मरने से कुछ देर पहले पाकिस्तानी फोन किया था। मैं उनका बेहतरीन दोस्त हूँ, मेरा नाम सुल्तान है। उन्होंने फरमाइश की थी कि मैं जब भी आटान आऊँ उनके लिए पाकिस्तानी मारूफ ज्वेलरी का एक सेट लेता हूँ। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि वो ये सेट अपनी दोस्त और आटान की मारूफ रकासा मैडम सागोरी की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते हैं। मैंने वादा कर लिया। फिर इतला मिली कि वो एक्सीडेंट में हलाक हो गए। मुझे बेहद अफसोस हुआ। अब मैं बिजनेस के सिलसिले में आटाना आया तो मुझे इनकी फरमाइश याद आ गई। चुनाचा मैं वो सेट ले आया और मैंने सोचा कि मरहूम की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। टाइगर ने कहा तो मैडम सागोरी के चेहरे पर अफसोस के साथ साथ दिलचस्पी के आसार उभर आए और कर्नल हैदर वाकई बेहतरीन दोस्त थे। उनकी मौत पर मुझे इस कदर सदमा पहुंचा कि मैं एक हफ्ते तक प्रोग्राम भी ना कर सकी। लेकिन तकदीर से तो कोई नहीं लड़ सकता। आप उनके दोस्त हैं, इसलिए मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और मैं आपके मरहूम से दोस्ती से भी बेहद मुतासिर हुई हूँ। कर्नल की मौत के बावजूद आप उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, मैडम सागोरी ने कदरे अफसुर्दा से लहजे में कहा। वैसे मैडम, आपसे मिलने से पहले मैं यही सोचा था कि आखिर कर्नल हैदर को आप कैसे पसंद आई, क्योंकि वो औरतों के मामले में बेहद नफीस पसंद रखते हैं। लेकिन आपको देखने के बाद मुझे कर्नल हैदर की मजबूरी का इल्म हुआ, क्योंकि हैदर तो आप जैसे होशर बाहुसन की सामने वाकई ही बेबस हो गए होंगे। आप जैसा मुतवासिन और आंखों का खीरा कर देने वाली हुस्न तो मैंने यूरोप, क्रीमिया कहीं भी नहीं देखा। हालांकि बिजनेस के सिलसिले में मुझे पूरी दुनिया घूमना पड़ती है। टाइगर ने जेब से वही खूबसूरत सा बॉक्स निकालते हुए कहा और मैडम सागोरी का चेहरा खिल उठा। तारीफ का बेहद शुक्रिया, माफ़ कीजिए, कर्नल हैदर मुझसे खासे बेतकल्लुफ़ थे और आप चूंकि उनके दोस्त हैं इसलिए मुझे आपसे ये तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू अच्छी नहीं लग रही। आप भी कर्नल हैदर की तरह ही बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू करें तो मुझे खुशी होगी, मैडम सागोरी ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर भी मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर सागोरी को ये फिक्रे कहे थे और नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निकला। बहुत शुक्रिया सागोरी, बहरहाल ये ज्वेलरी तो कर्नल हैदर की तरफ से कबूल करें, मैं अपनी तरफ से अलहदा तोहफा दूंगा, टाइगर ने कहा।
ओह खूबसूरत। डब्बा खोलकर जिसमें इंतहाई खूबसूरत नेकलेस चकमकाया था सागोरी की तरफ बढ़ा दिया। ओह किस कदर खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। सागोरी के लहजे में शदीद तरीन मुसरत के साथ साथ हैरत भी रच रही थी। जमाइश तो कर्नल हैदर की थी मगर इंतखाब मेरा अपना है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके हुस्न इंतखाब को दाद देती हूँ, बेहद खूबसूरत इंतखाब है आपका, सागोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने नेकलेस गले में पहना और तेजी से मुड़कर एक साइड पर दीवार में नस्ब बड़े से आईने की तरफ बढ़ गई। ओह वाकई ही ये हसीन तरीन तोहफा है और इसके लिए मैं कर्नल हैदर से ज्यादा तुम्हारी ममनून हूँ, सागो ने उठलाते हुए कहा। और फिर वो तेजी से एक अलमारी की तरफ बढ़ी और अलमारी खोलकर उसने गैर मुल्की शराब की एक बोतल निकाली और जाम लेकर उसने उन्हें मेज पर रखा। फिर उसने खुद दोनों जाम भरे और एक जाम उठाकर बड़े दिला आवेज अंदाज में टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। सॉरी सागोरी, मुझे डॉक्टर ने शराब मना कर रखा है, टाइगर ने इनकार करते हुए कहा। ओह तो फिर आप क्या पियेंगे, सागोरी ने चौंक कर कहा। मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी पी है, इसलिए फ़िलहाल कुछ पीने को दिल नहीं चाह रहा। अभी तो मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में भी यहाँ मालूमात हासिल करनी है। कर्नल हैदर मरहूम जिंदा होते तो शायद मुझे परेशान ना होना पड़ता, मगर अब, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। आप किस किस्म का बिजनेस करते हैं, सागोरी ने शराब का घूंट लेते हुए चौंक कर पूछा। मेरा बिजनेस साइंसी लेबॉर्ट्रियों को उनके मतलूबा साइंसी आलात सप्लाई करना है। एक्रीमिया, रूसिया, शुगरान जैसी सुपर पावर्स में मौजूद बड़ी बड़ी साइंसी लेबॉर्ट्रियों को मैं ही सप्लाई करता हूँ। मुझे इतला मिली थी कि एक्रीमिया ने यहाँ आटान में भी कोई लेबॉर्ट्री कायम की हुई है। मैंने कर्नल हैदर मरहूम से कहा था कि वो इस बारे में मालूमात हासिल करें, लेकिन जाहिर है अब मुझे खुद मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी, टाइगर ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह इसलिए कर्नल हैदर ने मुझ पर फोन से किसी लेबॉर्ट्री के बारे में पूछा था, तो वो आपके लिए मालूमात हासिल करना चाहते थे। मुझे तो इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता ताजुक यकीनन इस बारे में जानता होगा, क्योंकि एक बार मैंने उससे फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना था। वो लेबॉर्ट्री में लेबर की सप्लाई के बारे में बातचीत कर रहा था। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, एक दो रोज़ में मेरी मुलाकात ताजुक से होगी तो मैं इससे मालूम करके तुम्हें बता दूंगी। तुम कहाँ ठहरे हो, सागोरी ने कहा। यहाँ आपके होटल में ही हूँ। ये ताजुक साहब कहाँ मिलेंगे? दरअसल मेरा बिजनेस इस कदर फैला हुआ है कि मैं ज़्यादा देर कहीं नहीं रुक सकता। अगर आज ही इस सिलसिले में कुछ मालूमात हो जाएं तो मैं कल वापस चला जाऊंगा, मैं आपके हवाले से इनसे मिल लूंगा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे ताजू का क्लू मिलने में दिल्ली मुसरत हो रही थी। पहले टैक्सी ड्राइवर उसे बता चुका था कि ताजुक यहाँ का मशहूर गुंडा है और अब सागोरी बता रही थी कि ताजुक ना सिर्फ लेबॉर्ट्री के बारे में जानता है बल्कि वहाँ लेबर भी सप्लाई करता है। इसका मतलब था कि इमरान का ख्याल दुरुस्त था कि ऐसी खुफिया लेबॉर्ट्रीज की तामीर के लिए आम बाजार से लेबर हासिल करने की बजाय ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद से ठेके किए जाते हैं ताकि राज बाहर ना जा सके। ओह आप इससे मत मिले, वो अच्छा आदमी नहीं है, फिर इंतहाई गुस्सेला भी है। मैं इससे तरीके से बात करूंगी, अगर आपको जल्दी हो तो आप बेशक चले जाएं, सागोरी ने कहा। ठीक है, वैसे मैं अपने तौर पर भी मालूमात हासिल करता हूँ। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझसे मुलाकात कर ली। अब मुझे इजाज़त दें, रात को आपका रक्स देने ज़रूर आऊँगा, टाइगर ने उठते हुए कहा। हाँ ज़रूर, मैं आपकी बेहद मशकूर रहूँगी, सागोरी ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर टाइगर इसे हाथ मिलाने की बजाय तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ताजू का क्लू मिलने के बाद अब उसे सागोरी से कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। अब वो जल्द से जल्द ताजू का पता करना चाहता था। चनाचा सागोरी के कमरे से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे में आया। उसने ब्रीफ केस के खुफिया खाने से रिवॉल्वर निकालकर जेब में रखा और चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट के जरिए नीचे हॉल में पहुंच गया। हॉल में इस वक्त रश ज्यादा ना था। टाइगर एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। फिर इसने यहाँ भी वेटर को ब्लैक कॉफ़ी लाने के लिए कहा। जब वेटर ब्लैक कॉफ़ी ले आया तो टाइगर ने जेब से एक छोटा सा नोट निकालकर वेटर के हाथ पर रख दिया। सुनो, मुझे एक सौदे के सिलसिले में ताजुक से मिलना है, अगर तुम उसका कोई ऐसा अड्डा बता दो जहां वो मिल सके तो मेहरबानी होगी, टाइगर ने कहा। वो आप इससे मिलेंगे? वो तो बहुत सख्त आदमी है, अजनबियों से तो बिल्कुल नहीं मिलता, वेटर ने जल्दी से नोट जेब में मुंतकिल करते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। मेरे पास उसके दोस्त का हवाला मौजूद है, मसला सिर्फ उसको तलाश करने का है, टाइगर ने एतमाद भरे लहजे में कहा। इसका मखसूस अड्डा सागम बार है जनाब, लेकिन प्लीज़ मेरे मुतल्लिक कुछ ना बताएं, वेटर ने कहा। और टाइगर के सर हिलाने पर वो तेज़ी से वापस चला गया। टाइगर ने कॉफ़ी पी और फिर एक छोटा नोट एशट्रे के नीचे रखकर वो उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ गया।
चंद लम्हों बाद वो एक टैक्सी में बैठा सागम बार की तरफ बढ़ा जा रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी एक पुरानी लेकिन खासी बड़ी इमारत के सामने जाकर रुक गई। इस पर सागम बार का पुराना सा बोर्ड नजर आ रहा था। टाइगर ने किराया अदा किया और सागम बार के हाल की तरफ बढ़ गया। हार खिंचाखच भरा हुआ था। मंशियात का धुआं, सस्ती शराब की तेज बू ने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले रखा था। लेकिन चूंकि टाइगर के लिए ऐसा माहौल नया ना था, इसलिए वो इत्मीनान से कदम बढ़ाता काउंटर की तरफ बढ़ गया, जिस पर एक भारी जिस्म का मगर कदरे अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने जर्द रंग की चुस्त बनियान पहन रखी थी, जिसमें सामने की तरफ एक अरेया लड़की की बड़ी सी सुर्ख तस्वीर बता रही थी कि वो सही मानों में ज़ेर ज़मीन दुनिया का आदमी है। मेरा नाम कोबरा है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। टाइगर ने काउंटर पर पहुंचकर काउंटर मैन से मुखातिब होकर कहा, अच्छा नाम है, क्या खिदमत करूं? काउंटरमैन ने कदरे तंजिया अंदाज में दांत नकोसते हुए कहा, मेरा नाम सुनकर तुम्हें यह तो मालूम हो गया होगा कि मैं तुम्हारा हम पेशा हूं। वैसे पाकिस्तान में नाम अगर कोई काउंटरमैन सुन लेता तो तुम्हारी तरह तंजिया अंदाज में दांत निकालने के बजाय खौफ की वजह से खुद ब खुद उसके दांत बाहर आ जाते। बहरहाल चूंकि तुम मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हारी इस हरकत को मुआफ कर रहा हूं। मुझे ताजुक से मिलना है, लंबे सौदे की बात है, बोलो मिला सकते हो? टाइगर ने दृष्ट लहजे में बात करते हुए कहा और काउंटरमैन आंखें सुखेड़कर टाइगर को गौर से देखने लगा। सुनो, अजनबी हो, इसलिए खामोशी से वापस चले जाओ। बॉस तो खैर तुमसे मिलेगा ही नहीं, लेकिन जिस लहजे में तुमने थोटक से बात की है, इस लहजे में बात करने वाला दूसरा सांस नहीं ले सकता। काउंटरमैन ने, जिसका नाम थोटक था, बड़े जहरीले लहजे में पूछा, तो तुम्हारे जहन में आखिर कीड़ा कुलबुला ही गया? हालांकि मैंने तुम्हें अपना नाम भी बता दिया था। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, टाइगर ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। उसके साथ ही उसका बाजू पूरी कुव्वत से उठा और थोटक के चेहरे पर पड़ने वाले जरदार जोरदार थप्पड़ की आवाज से बहरहाल फिर एक बार गूंज उठा। थोटक चीखता हुआ उछलकर साइड रैक से टकराया। मच्छर की औलाद, कोबरे के मुंह आ रहे हो, टाइगर ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में चीखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि थोडक संभलता, टाइगर ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और थोडक को घसीटता हुआ काउंटर के ऊपर से होता हुआ एक धमाके से फर्श पर आ गिरा। दूसरे लम्हे उसकी कनपट्टी पर टाइगर की जोरदार लात पड़ी और थोडक एक बार फिर चीखता हुआ उछलकर साइड पर मौजूद मेज से जा टकराया। हाल में यकलख्त खामोशी तारी हो गई और वो सब हैरत से काउंटर के करीब खड़े टाइगर को देख रहे थे, जिसने थोडक को जरा भी संभलने का मौका ना दिया था। थोडक मेज से टक्कर खाकर यकरख्त बिजली की सी तेजी से उठा। उसकी बदसूरत चेहरा अब गुस्से की शिद्दत से पूरी तरह मसक हो रहा था। आंखों से शोले निकल रहे थे। तुमने थोडक पर हाथ उठाया है, तुमने, थोडक ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा नाम कोबरा है और कोबरे का नाम सुनकर तुम जैसे चूहे अपनी दुम टांगों में दबा लेते हैं, समझे? और सुनो, तुम जैसे हकीर लोगों से लड़ना मेरी शान नहीं है और मैं यहाँ लड़ने भी नहीं आया, सिर्फ ताजुक से मिलने आया हूँ। अब भी वक्त है कि मुझे ताजुक से मिलवा दो, वरना, टाइगर ने इंतहाई जहरीले लहजे में कहा, अब तो तुम मौत से ही मिलोगे, थोडक ने कहा। और दूसरे लम्हे वो इस तरह टाइगर की तरफ दौड़ा जैसे जंगली भैंसा गुस्से की शिद्दत से दौड़ पड़ता है। टाइगर उसी तरह इत्मीनान से खड़ा रहा। थोडक थोड़े दौड़ते दौड़ते यकलक टाइगर से 2 कदम पहले रुका। फिर उसके जिस्म ने बिजली की सी तेजी से हवा में कलाबाजी खाई। उसने इस बार वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में कलाबाजी खाकर टाइगर ठोड़ी के निचले हिस्से में दोनों पैरों की जोरदार जरब लगाने की कोशिश की थी। ये इस कदर खतरनाक दाव था कि अगर वाकई थोडक जरब लगाने में कामयाब हो जाता तो टाइगर के ना सिर्फ दोनों जबड़े टूट जाते, बल्कि हो सकता था कि जोरदार झटका लगने से उसकी गर्दन भी टूट जाती। लेकिन टाइगर इमरान का तरबियत याफ्ता था और अगर थोडक जैसे आम गुंडे इस पर दाव लगा जाते तो शायद इमरान अपने हाथों से उसे गोली मार देता। इसलिए जैसे ही थोडक के जिस्म ने कलाबाजी खाई, उसके दोनों जड़ी हुई टांगें बिजली की सी तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ीं और टाइगर का एक हाथ उठा और दूसरे लम्हे थोडक का जिस्म यकलख्त किसी गोली की तरह फिजा में बुलंद हुआ और फिर थोडक एक जोरदार धमाके से मुंह के बल पूरी कुव्वत से चंद कदम दूर पुख्ता फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो ऊंचा होता और फिर धम से वापस गिर जाता। टाइगर के चेहरे पर इस्तेहज़ा या मुस्कुराहट थी, जैसे उसे थोडक की इस कोशिश पर हंसी आ रही हो। उसे मालूम था कि अब थोडक कभी सीधा खड़ा ना हो सकेगा, क्योंकि इसने थोडक की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर एक मखसूस अंदाज की जरब लगाकर उसे बेकार कर दिया था। और वही हुआ। चंद बार की जान तोड़ कर कोशिशों के बाद आखिरकार थोडक मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। वो साकित हो चुका था। उसी लम्हे एक साइड पर मौजूद एक दुबला पतला सा आदमी तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तुम जो कोई भी हो, बॉस तुम्हें अपने दफ्तर में बुला रहे हैं, इस दुबले पतले आदमी ने चीखते हुए कहा।
कौन बॉस? मैं सिर्फ ताजुक से मिलना पसंद करूंगा, समझे? यहाँ सिर्फ वही मेरी हैसियत का आदमी है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ताजुक बॉस की ही बात कर रहा हूं, आओ मेरे साथ। इस आदमी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मजबूरन टाइगर से बात कर रहा हो। चलो, टाइगर ने मुतमईन अंदाज में कहा और फिर फर्श पर औंधे पड़े थोड़क के जिस्म को फलांगता हुआ इस दुबले पतले आदमी के पीछे इंतहाई कोने में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दुबला पतला आदमी भी शायद इस दरवाजे से बरामद हुआ था। हाथ में मुकम्मल सकूत तारी था और सबकी नजरों में टाइगर के लिए तहसीन की तासुरात के साथ साथ हैरत का अंसर भी मौजूद था। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में टाइगर जैसा लड़ाका पहले कभी ना देखा था, जो थोड़क को बेकार कर देने के बावजूद इसी मुतमईन अंदाज में चल रहा था जैसे उसने सिरे से लड़ाई में हिस्सा ही ना लिया हो। दरवाजा क्रॉस करके वो दोनों एक तवील राहदारी में दाखिल हुए जिसके आखिर में लोहे का एक दरवाजा था। इस दुबले पतले आदमी ने दरवाजे को धकेल कर खोला और फिर मुड़कर अपने पीछे आते हुए टाइगर को इशारा किया। टाइगर ने देखा कि सीढ़ियां नीचे जा रही थी जो एक बड़े से हाल में जाकर खत्म होती थी, जहां जुए की मेजें बिछी हुई थी। साइड की दीवारों के साथ गुंडेनुमा अफराद हाथों में मशीन गनें उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। एक तरफ शीशे का एक दरवाजा था। वो दुबला पतला आदमी उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर दरवाजे की साइड में रुककर टाइगर को अंदर जाने का इशारा किया। टाइगर ने खामोशी से दरवाजा खोला और दूसरी तरफ चला गया। यह खासा बड़ा कमरा था जिसे दफ्तर के से अंदाज में सजाया गया था। एक तरफ एक काफी बड़ी मेज थी जिस पर कई रंगों के टेलीफोन रखे हुए थे। मेज के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक लंबा तलंगा आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा और जिस्म इंतहाई ठोस और मजबूत था, लेकिन इसका चेहरा देखकर उसे महसूस होता था जैसे इंसानी जिस्म पर किसी जहरीले सांप का चेहरा दिखा दिया गया हो। एक तरफ एक बड़ा सा टीवी मौजूद था जिस पर बाल हाल का मंजर नजर आ रहा था, जहां वेटर फर्श पर पड़े थोड़क को सहारा देकर उठाने में मसरूफ थे। टाइगर समझ गया कि उसने इस स्क्रीन पर थोड़क और इसकी लड़ाई का मंजर देखा होगा। तुम पाकिशिया से आए हो और तुम्हारा नाम कोबरा है, इस सांप से चेहरे वाले ने गौर से टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। बोलने की वजह से उसके पीले और गंदे दांत दिखाई दे रहे थे जिनको देखकर कराहत आती थी। हाँ, मेरा नाम कोबरा है, टाइगर ने बड़े एतमीनान से एक तरफ मौजूद सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। और तुम मुझसे मिलना चाहते थे? इस सांप वाले चेहरे ने होंठ भींचते हुए करख्त लहजे में कहा। अगर तुम्हारा ही नाम ताजुक है तो फिर मेरा जवाब अस्बात में है, तुमने बड़े बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा नाम ताजुक है, क्यों मिलना चाहते थे? क्या काम था? ताजुक ने दरश्त लहजे में कहा। पहले तो तुम अपना लहजा दुरुस्त करो, समझे? मेरे साथ टेढ़ा मुंह करके बात करने वालों का मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाता है। अगर यकीन ना आ रहा हो तो पाकिशिया अपने किसी दोस्त को फोन करके मेरे मुतल्लिक पूछ लो, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। ओह, तो तुम यहाँ मेरे ही अड्डे में मुझ पर गुर्रा रहे हो? शायद तुम्हें मेरे मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं। ताजुक का लहजा बपरा हुआ था। क्यों झगड़ा ले रहे हो? ताजुक, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया और ना ही मेरा यहाँ मुस्तकिल रहने का कोई इरादा है। पाकिशिया आटार से हज़ारों गुना बड़ा मुल्क है, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रख कर मेरी बात सुनो। इस तुम्हारे थोड़क को भी मैंने यही बात कही थी, लेकिन वो थर्ड क्लास आदमी निकला, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, वाकई मुझे दिमाग ठंडा रखना चाहिए। तुम बहरहाल मेहमान हो, बोलो क्या पियोगे? इस बार ताजुक ने पीले और गंदे दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा। शायद उसके जहन में टाइगर की बात बैठ गई थी। शुक्रिया, मैं यहाँ पीने पिलाने के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो $10,000 बगैर हाथ पैर हिलाए कमा सकते हो, और वो भी कैश, टाइगर ने स्मार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। $10,000? क्या मतलब? खुलकर बात करो, ताजुक ने हैरान होते हुए कहा। मुझे सिर्फ चंद मालूमात चाहिए और मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास वो मालूमात मौजूद है। इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बात तस्दीक शुदा है। वो मालूमात ख़रीदना चाहता हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो वो मालूमात बग़ैर रकम खर्च किए भी इधर उधर से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कारोबार में खर्च करने का आदी हूँ, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। कैसी मालूमात? ताजुक और ज्यादा चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ तजस्सुस के आसार नमूदार हो गए थे। यहाँ आटार में एक्रीमिया एक खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई हुई है और तुम उसे लेबर सप्लाई करते हो। मुझे इस लेबॉर्ट्री का महल्ले वकू मालूम करना है और बस। एक गैर मुल्की पार्टी ने मुझे ये काम सौंपा है। $20,000 तय हुए हैं, जिनमें से $10,000 एडवांस मिलेंगे और वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इस तरह मेरे साथ तुम्हारा भी बिजनेस हो जाएगा, टाइगर ने बड़ी लापरवाह से अंदाज में कहा। लेबॉर्ट्री और मैं लेबर सप्लाई करता हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा किसी लेबॉर्ट्री से सप्लाई से क्या ताल्लुक हो सकता है? ताजुक ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन लेबॉर्ट्री का सुनकर उसकी आंखों में उभर आने वाली चमक टाइगर ने खुफिया न रह सकी थी। मतलब ये हुआ कि तुम $10,000 नहीं कमाना चाहते?
चलो $15,000 दे देता हूँ। मैं 5 अपने पास रख लूंगा, लेकिन मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए। टाइगर ने उसी तरह लापरवाह से लहजे में कहा, तुम शायद ये समझ रहे हो कि रकम कम होने की वजह से ऐसी बात कह रहा हूँ। ये बात नहीं, मेरे लिए $10,000 भी खासी बड़ी रकम है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे किसी लेबॉर्ट्री का कोई इल्म नहीं। मैं तो ये बात पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ, ताजुक ने कहा। सोच लो, वो एक्रीमियन तुम्हें इतनी रकम नहीं देंगे, जबकि ये बात तय है कि तुम्हारा नाम दरमियान में आएगा ही नहीं। पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे है और तुम्हारी दी हुई मालूमात भी मैं ही उन तक पहुंचाऊंगा। तुम तो हर लिहाज से बरीउल-ज़िम्मा हो, टाइगर ने कहा। सॉरी मिस्टर कोबरे, तुम्हें मेरे मुतालिक किसी ने गलत इतला दी है। ताजुक का लहजा यकलक सर्द हो गया। अच्छा, फिर तो वाकई मसला बन गया। बहरहाल ठीक है, मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगा। मैंने तो बहरहाल काम करना है, मुझे इजाज़त, टाइगर ने कदरे मायूस से लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ रह रहे हो? मैं खुद भी कोशिश करता हूँ। अगर मुझे ये मालूमात मिल गई तो मैं तुमसे सौदा कर लूँगा, ताजुक ने उठकर खड़े होते हुए कहा। होटल रेड स्टार, दूसरी मंजिल। कागजात के लिहाज से मेरा नाम सुल्तान है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में ताजुक से मुसाफिया किया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो क्लब की इमारत से निकलकर तेजी से इसकी साइड गली में दाखिल हो गया। ये गली शायद आगे जाकर बंद हो जाती थी, क्योंकि गली में आमदोरफ्त ना थी, वो सुनसान पड़ी हुई थी। टाइगर ने एक कोने में रुककर जेब से एक छोटा सा आला निकाला और उसका बटन दबाकर उसने उसे कान से लगा लिया। मैं ताजुक बोल रहा हूँ। होटल की दूसरी मंजिल पर कोई पाकिशाही सुल्तान नामी रह रहा है। आले से ताजुक को तेज और गुर्राती हुई आवाज दी और वो शायद फोन पर बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुमने उसकी खुफिया तौर पर निगरानी करनी है इस वक्त तक, जब तक मैं तुम्हें दूसरी हदायत ना दे दूं, समझ गए? चंद लम्हे रुककर ताजुक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और उसके साथ ही कोरिडोर दबाए जाने और दोबारा नंबर डायल होने की आवाज़ सुनाई देने लगी। टाइगर ने अपनी पूरी तवज्जो नंबरों के डायल होने से पैदा होने वाली आवाज़ पर लगा दिए। चूंकि हर नंबर को घुमाकर आखिर तक ले जाना पड़ता था, इसलिए डायलिंग की तवालत से वो अंदाज़ा लगा लेता था कि कौन सा नंबर डायल किया जा रहा है। हेलो ताजुक बोल रहा हूँ, रॉगर से बात कराओ, ताजुक की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर रॉगर, पाकिशिया से एक आदमी लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने मेरे पास आया है। उसने मुझे $15,000 की ऑफर की है, लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया है। ताजुक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। वो शायद दूसरी तरफ की बात सुन रहा था। ये दुरुस्त है मिस्टर रॉगर कि मुझे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल नहीं, लेकिन मुझे ये तो मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक लेबॉर्ट्री से है, इसलिए मैं उसे सिर्फ तुम्हारा नाम बताकर $15,000 कमा सकता हूँ, और $15,000 खासी बड़ी रकम है, ताजुक ने कहा और फिर खामोशी छा गई। ओके शुक्रिया, मैं तुम्हारे भेजे हुए $15,000 का मुंतज़िर रहूँगा, और फिर मैं अपनी तरफ से एक ऑफ़र कर रहा हूँ कि $15,000 मिलने के बाद इस आदमी की फौरी मौत इसी रकम में मेरे ज़िम्मा रही। ताजुक की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर रखे जाने की आवाज़ आले में से निकलकर टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए आले का बटन ऑफ कर दिया और उसे वापस जेब में रख दिया। उसने मेज़ के किनारे के नीचे एक ताकतवर डेक्टाफोन नस्ब कर दिया था और ये आवाज़ें उसी डेक्टाफोन के जरिए उस तक पहुंच रही थी। उसे मालूम था कि इस किस्म की लेबॉर्ट्रियाँ बनाने वाले एक आम से बदमाश को मुकम्मल मालूमात नहीं दे सकते, इसलिए लाजिमन दरमियान में कोई और आदमी होगा। टाइगर इसलिए उठकर चला आया था कि इस दरमियानी आदमी का पता चला सके। उसे मालूम था कि लेबर भी मुस्तकिल रखी गई होगी और हो सकता है कि तामीर के बाद उन्हें गोली मार दी गई हो, इसलिए उसकी नज़रों में अहम क्लू दरमियानी आदमी था। इस वजह से टाइगर ने ताजुक को भारी रकम की ऑफ़र कर दी थी, लेकिन ताजुक ने जिस अंदाज में इस रॉगर से बात की थी, इससे जाहिर होता है कि वो बस सिर्फ गुंडा बदमाश है। उसे ऐसे कामों के बारे में हर किसी को तजर्बा नहीं। उसे यकीन था कि $15,000 ताजुक को मिलने की बजाय उसके हिस्से में मौत ही आएगी, क्योंकि उसने खुद ही ये बात और रॉगर कर से करके अपनी मौत को आवाज़ दे दी कि वो रॉगर का पता बहादुरी के साथ भारी रकम के इवज उसे मुहैया कर सकता है। बहरहाल चूंकि इसका मसला हल हो गया था, इसलिए वो तेजी से गली से निकला और दाईं तरफ जिधर दुकानें वगैरह नजर आ रही थी बढ़ता गया। एक शॉपिंग सेंटर के बरामदे में से उसे पब्लिक फोन बोत नजर आ गया। वो साथ वाली एक दुकान पर गया, उसने एक छोटा नोट निकाल कर चेंज हासिल किया और फिर पब्लिक फ़ोन बोत में आकर उसे सिक्के डाले और रिसीवर उठाकर उसने वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो उसने डेक्टा फ़ोन के रिसीविंग सेट में डायलिंग की तवालत से समझे थे। चूंकि यहाँ 8 में सिर्फ 5 नंबरों तक ही एक्सचेंज था, इसलिए 5 नंबर डायल होते ही दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी और चंद लम्हों बाद एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। बोलने वाले का लहजा कारोबारी था। सॉरी रॉन्ग नंबर, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। पहले इसका ख्याल यही था कि वो रॉगर से बात करेगा, लेकिन
कंप्यूटर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन सुनते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। वो अब रॉकर से मिलकर इससे मालूमात हासिल करना चाहता था। पब्लिक फोन बॉक्स से निकलकर वो एक बुक स्टॉल पर गया। उसने वहां से आटान के दारुल हुकूमत ताफूक का तफसीली नक्शा हासिल किया और साथ ही मौजूद एक कैफे में जाकर बैठ गया। इस बार उसने चाय मंगवाई और चाय पीने के साथ साथ वो नक्शा देखता रहा और थोड़ी देर बाद उसने एक सड़क पर जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की इमारत की निशानदही देख ली। नक्शे पर मजीद गौर करने से उसे एहसास हुआ कि ये सड़क यहाँ से करीब ही मौजूद है। चुनाचा बिल अदा करके वो उठा और कैफे से बाहर निकलकर वो इस तरफ को चल पड़ा जिधर वो सड़क थी। अगले चौक से दाएं तरफ मुड़ते ही उसे दूर से एक 4 मंजिला इमारत नजर आ गई जिस पर जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का जहाजी साइज का नियोन साइज जल बुझ रहा था। इमारत के बाहर काफी कारें मौजूद थी और सदर दरवाजे से भी आने जाने वालों का खासी कसरत थी। जब टाइगर इस इमारत के सदर दरवाजे से दाखिल हुआ तो एक तरफ बाकायदा इस्तकबालिया मौजूद था। इस हिस्से में बड़ी बड़ी दुकानें थी। दफातर शायद ऊपर वाली मंजिल पर थे। इस्तकबालिया पर 2 लड़कियां मौजूद थीं जिनमें से एक तो बाकायदा टेलीफोन ऑपरेटरी का फरीजा सरंजाम दे रही थी जबकि दूसरी काउंटर पर आने वालों की रहनुमाई कर रही थी। जी फरमाइए, लड़की ने दूसरे अफराद से फारिग होकर टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यहाँ कोई साहब मिस्टर रॉकर भी हैं? टाइगर ने कहा और लड़की चौंक कर हैरत से टाइगर को देखने लगी। आप शायद पहली बार आए हैं। मिस्टर रॉकर तो जनरल मैनेजर हैं। लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप दुरुस्त समझी हैं, मैं वाकई ही पहली बार आया हूं। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। बगैर पहले से वक्त मिलिए, कई वो किसी से नहीं मिलते। आप तीसरी मंजिल पर उनके सेक्रेटरी से वक्त तय कर लें। वैसे मिस्टर रॉकर अभी थोड़ी देर बाद अपनी रहायशगाह पर चले जाएंगे। अब तो आपकी इनसे कॉल पे ही मुलाकात हो सकती है। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो मालूम हुआ था कि उनकी रहायशगाह इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर है। टाइगर ने हैरान होने वाली अदाकारी करते हुए कहा। जी नहीं, यहाँ तो तमाम दफातर हैं। उनकी रहायशगाह त्रिदेवी कॉलोनी में है। लड़की ने सर हिलाते हुए कहा। त्रिदेवी कॉलोनी, चलो मैं वहां जाकर कोशिश करता हूँ, शायद मुलाकात हो जाए। इस तरह मैं फौरी वापस जा सकूंगा। कोई नंबर है कोठी का? टाइगर ने कहा। नंबर तो 20 है, लेकिन वो घर में किसी से नहीं मिलते। इस मामले में वो बेहद असूल पसंद वाक़या हुए हैं। आप कल यही दफ्तर में उनसे मुलाकात कर लें। लड़की ने कोठी नंबर बताने के साथ साथ उससे मशवरा देते हुए कहा। ओके ठीक है, अब तो मजबूरी है। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया। नक्शे में वो त्रिदेवी कॉलोनी को देख चुका था। वो यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसने टाइगर ने खाली टैक्सी के लिए इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ टैक्सी मौजूद ना थी। इसलिए वो वापस उसी सड़क की तरफ बढ़ गया जिधर से उसने फ़ोन किया था और नक्शा खरीदा था। उसे यकीन था कि वहाँ से उसे खाली टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो चौक क्रॉस करके आगे बढ़ा, अचानक स्याह रंग की कार उसके कुछ फासले पर आकर जाकर रुक गई और दूसरे लम्हे उसमें से कुछ अफराद नीचे उतरे। उन्होंने बिजली की सी तेजी से टाइगर को घेरे में ले लिया। खामोशी से हमारे साथ चलो वरना यहीं ढेर कर देंगे, इनमें से एक ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने कोट की जेब में मौजूद हाथ बाहर निकाला और फिर अंदर कर दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ कोई गलत फहमी हमें नहीं हुई, चलते होशियार, उसी आदमी ने कहा और इस बार उसका लहजा पहले से ज्यादा करख्त हो गया। चलो भाई, तुम्हें खुद ही अपनी गलत फहमी पर माजरत करनी पड़ेगी, टाइगर ने कहा और कार की तरफ बढ़ गया। उसे कार की उकबी सीट में दरमियान में बिठा दिया गया। उसकी दोनों साइडों पर एक एक आदमी मौजूद था, जबकि बाकी 2 में से एक ड्राइविंग सीट पर और एक फ्रंट सीट पर बैठ गया था। फ्रंट सीट वाला वही था जिसने उससे बात की थी। वो चारों ही मकामी थे और कार में बैठने के बाद उन्होंने जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। कोई गलत हरकत ना करना कोबरे, हम थोड़क नहीं, एक लम्हे में गोलियों से भून डालेंगे, फ्रंट सीट वाले ने इस बार घुर्राते हुए कहा और उसका रुख भी उकबी तरफ ही था। ओहो, तो तुम ताजू के आदमी हो, मगर वो तो मेरा दोस्त बन गया था, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ताजू को तुम्हारी वजह से मौत की घाट उतरना पड़ा है। इस बात से तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल भी कर सकते हैं, उसी आदमी ने सर हिलाते हुए कहा। ताजू मर गया है? वेरी बैड, टाइगर ने अफसोस भरे लहजे में कहा और फिर खामोश हो गया। अब वो समझ गया था कि इन लोगों का ताल्लुक यकीनन डॉकर से है और उन्होंने ही ताजू को गोली मारने से पहले उसके मुतालिक मालूमात हासिल की होंगी। और चूंकि टाइगर अभी तक उसी हुलिये में था, इसलिए उसकी ताजुक से मुलाकात हुई थी, इसलिए उसे आसानी से पहचान लिया गया था। उसके चेहरे पर एतमीनान के तासुरात उभर आए क्योंकि इस तरह वो रॉकर तक पहुंचने के लिए मजीद कोशिश से बच गया। Like, comment, share, press the bell icon